हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ है आप सभी का 6 तारीख को, 6 दिसंबर 2025 को शिफ्ट 1 में अर्थात प्रथम पाली में और शिफ्ट सेकंड में यानी कि द्वितीय पाली में, उन दोनों में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मिला करके जो जीएस के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में उसके राइट आंसर के साथ उसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेनेशन के साथ हल करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास ये पेपर है आपका 6 दिसंबर 2025 का यूपी एलटी ग्रेड का मैथ का जो पेपर आपका हुआ था। मैथ का उस मैथ में चूंकि मैथ के जो पेपर आपने दिया है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें जो आपके जीएस के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं 30 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके आंसर की के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मेरे पास जो पेपर है ये आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये पेपर जो है उस पेपर में जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ब्लर है, मतलब बहुत धुंधले दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने क्या किया है कि इन सभी क्वेश्चन को मैंने टाइप कर लिया है, यानी कि टाइपिंग करके मैंने एक फ्रेश पीडीएफ में इसको बनाया हुआ है। तो इस हम पीडीएफ में इस सारे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। यूपी एलटी ग्रेड 2025 6 दिसंबर 2025 का जीएस का पूरा आंसर होगा इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है, किसका आता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। क्योंकि सर्विस सेक्टर ऐसा होता है, सेवा क्षेत्र, जो कि वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सर्विसेज का योगदान जो है वो आपका 50% से अधिक है। जबकि अगर बात करेंगे कृषि क्षेत्र का, तो कृषि क्षेत्र लगभग जो है जीडीपी में 18 से 20% का योगदान देता है। तो सेवा क्षेत्र यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था जीएस में कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्योंकि मनुष्य के जो कान होते हैं वो सुनने में उनकी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज जो होता है वो उसको हम बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की अगर ध्वनि होती है तो उसको हम पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपका अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों पूछा गया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है कि सूची 1 यानी कि जनजाति को सूची 2 यानी कि उसकी अवस्थिति से सुमेलित करना है। ए मसाई, बी सेमाई, सी बुशमैन और डी माओरी। ये कहाँ की जनजाति है? कालाहारी, न्यूजीलैंड, मलेशिया और पूर्वी अफ्रीका। तो यहाँ इस 3 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अर्थात मसाई जो होते हैं वो पूर्वी अफ्रीका के होते हैं, यानी मसाई जो जनजाति है ये पूर्वी अफ्रीका की है, यानी ए का चौथा हो जाएगा। बी का तीसरा, यानी सेमाई जो है, सेमाई जनजाति आपकी मलेशिया की होती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल का होते हैं, कालाहारी मरुस्थल यानी कि आपका यहाँ पे। और माओरी जो है वो न्यूजीलैंड के जनजाति होती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया है जीएस में कि प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये दूध सागर प्रपात जो है वो ये आपका मंडोवी नदी के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मंडोवी नदी। यह जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर यानी कि मंडोवी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट ए मंडोवी नदी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस फसल को फसलों का ऊंट यानी कैमल ऑफ क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है?
तो ये जाना जाएगा आपका ज्वार, जिसको हम सोरगम कहते हैं, ज्वार। क्योंकि ज्वार को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह सूखे अर्थात कम पानी को सहने की अत्यधिक क्षमता रखती है। ठीक वैसे ही जैसे कि ऊंट रेगिस्तान में, यानी कि ऊंट जो है वो कम पानी में जीता है, रेगिस्तान में पानी कम पाया जाता है, इसलिए इसको हम ज्वार सोरगम कहते हैं। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉट स्पॉट परिभाषित किए जाते हैं? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है वो वनस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वेजिटेशन, वनस्पति के आधार पर हॉट स्पॉट का मुख्य आधार वहां पाई जाने वाली संवहनी जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, संवहनी वनस्पतियां, उनकी स्थानीयता और उन पर मंडरा रहे खतरे का स्तर होता है, उसी के आधार पर जैव विविधता के हॉट स्पॉट को परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा गया है, सूची 1 यानी कि योजना और सूची 2 यानी कि उसके उद्देश्य, इन दोनों का आपका मिलान करना है। तो यहाँ आपका इन योजनाओं का जो मिलान होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका माँ जो है MA, ये क्या है? ये आपका माँ का मतलब होता है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, और ये लक्ष्य का क्या है कि लेबर रूम यानी कि प्रसव कक्ष की गुणवत्ता सुधार, और सुमन क्या है? सुमन का मतलब है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि निशुल्क देखभाल, और MCP कार्ड का मतलब क्या है कि पीएम MVY के लाभों के लिए जो योजना है उसको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया था? भारत में सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत किया गया था सन 2001 में। सन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जो जी की सरकार थी, बीजेपी की गवर्नमेंट, सन 2001-2 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए इसकी शुरुआत किया गया था सर्व शिक्षा अभियान का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो यह जो रीट जारी होगी यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। इसका मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यह अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा गया था कि नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज यानी कि माइलेट्स नहीं है? तो मोटा अनाज जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए गेहूं। मोटा अनाज में कौन कौन सा आता है? ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, ये सब क्या है? ये जो अनाज है ये श्री अनाज हैं, यानी कि मोटे अनाज है, जबकि गेहूं और चावल क्या हैं? ये आपके मुख्य अनाज में आते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11वां पूछा गया था कि जून 2025 में किस देश ने अपने बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया? तो जून 2025 में बच्चों की नीति समाप्त करने वाला जो देश है वो भारत है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यह एक क्या है? यह एक जो है आपका मतलब आने वाले समय में ये चीजें होने वाली हैं, तो यह क्या है? यह भविष्य की एक तरीके से काल्पनिक स्थिति पर आधारित है, तो यहाँ भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 12वां प्रश्न है आपका, सूची 1 यानी कि अनुच्छेद और सूची 2 यानी कि उनके विषय से इसको सम्मिलित करना है। तो यहाँ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। यानी कि अनुच्छेद 51A जो है वह मूल कर्तव्य को दर्शाता है। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य को दर्शाता है। अनुच्छेद 14 जो है यह आपके विधि के समक्ष समानता को दर्शाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत करता है, और अनुच्छेद 18 जो है वह उपाधियों का अंत करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के प्रश्न में। अगला 13वां प्रश्न पूछा गया कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है।
अगला 14वां प्रश्न पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी? तो ये हुआ था आपका पंचमहल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह एक 5 मंजिला इमारत है पंचमहल, जो कि बौद्ध विहार शैली में बनी है। मोती महल आगरा दिल्ली शाहजहां से संबंधित होती है। मोती महल को आपने सुना होगा, ये कहाँ से है? मोती महल आपका आगरा और दिल्ली में शाहजहां से संबंधित है। तो पंचमहल आपका कौन बनवाया था? सम्राट अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट आगे 15वां प्रश्न है कि ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब पेश किया गया था? तो ऑनलाइन गेमिंग का जो बिल पेश हुआ है ये 30 अगस्त 2025 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 16वां प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 यानी कि क्रांति और सूची 2 यानी कि उत्पादन, श्वेत नीली पीली और हरित क्रांति का जो संबंध है, श्वेत क्रांति कौन किया था? वर्गीज कुरियन ने किया था। नीली क्रांति आपका किया था, नीली क्रांति यानी कि मछली और मत्स्य पालन में। पीली क्रांति हुई थी तिलहन यानी कि सरसों में। और हरित क्रांति हुआ था खाद्यान्न यानी कि गेहूं और चावल के क्रांति हुई थी हरित क्रांति में। तो यहाँ आपका इस 16 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। आगे अगला 17वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? तो ये गाजर घास या कांग्रेस घास हम कहते हैं पार्थेनियम को। पार्थेनियम क्या है? यह एक आक्रामक खरपतवार है जो कि त्वचा रोग और एलर्जी का कारण बनता है, पार्थेनियम घास। नेक्स्ट आगे अगला 18वां प्रश्न है कि किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों यानी कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया था? तो कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर आपका सी। इन्हें कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। इन्होंने मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था? तो ये किया गया था बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि भारत में गांव जातिवाद और संकीर्णता का गढ़ है, इसलिए वे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। 20वां प्रश्न है आपका कि सूची 1 बौद्ध संगीति और सूची 2 स्थान, कौन सा बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पे पहला जो आपका हुआ था प्रथम, वो अजात शत्रु यानी कि राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था पहला बौद्ध संगीति और अजात शत्रु ने कराया था। दूसरा हुआ था आपका वैशाली कालाशोक ने कराया था। दूसरा जो है वो वैशाली में हुआ था जिसको कि कालाशोक ने कराया था। तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र में जिसको कि अशोक ने कराया था। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कश्मीर में हुआ था जिसको कि कनिष्क ने कराया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। अगला क्वेश्चन आपका 21वां प्रश्न है कि ऊंट का कुबड़ बना होता है। ऊंट का जो कुबड़ बना होता है वो आपका वसा उत्तक का बना होता है। वसा उत्तक का कुबड़ में पानी नहीं बल्कि क्या होता है? वसा यानी कि फैट जमा होती है, जिसका उपयोग ऊंट अपने ऊर्जा के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 22वां प्रश्न है कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोजेन, ऑप्शन नंबर सी। वाल्टर जी रोसेन ने 1985 ईस्वी में सबसे पहले जैव विविधता यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग बायोडाइवर्सिटी के रूप में गढ़ा था। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर पे कि खटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो खटभुज में जो एक तरीके से हेक्साजन होते हैं उसमें जो विकर्णों की संख्या होती है वो टोटल आपकी 9 होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 24वां प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या है? तो यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो वो संख्या कितनी होगी? 250 होगी। क्योंकि अब मान लीजिए x का x गुणे 20/100 बराबर कितना है? 50 के। जब इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 50 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा? 50 गुणे 5 बराबर हो जाएगा आपका 250। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे
25वां प्रश्न है कि बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो ये किया गया था 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 8 यह बंबई के किस में हुआ था? यह बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पास हुआ था और आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त से मानी जाती है, लेकिन 8 अगस्त 1942 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 2079 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 27 है और यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके जब आप हल करेंगे तो 297 आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 27वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो ये जो अभिक्रिया करता है ये सोडियम करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सोडियम जो है वो बहुत क्रियाशील धातु है और इसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। 28वां प्रश्न है कि भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों फेज में हुए थे? तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो टोटल 7 चरणों में संपन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार करिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। चार्टर अधिनियम, पिट इंडिया एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम और रेगुलेटिंग अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह कब हुआ था? रेगुलेटिंग अधिनियम ये आपका 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है, पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट इंडिया एक्ट जो हुआ था ये आपका 1784 में, 1784 में। चार्टर्ड अधिनियम 1793, ये आपका 1793 में हुआ था चार्टर्ड अधिनियम। और भारतीय परिषद अधिनियम ये हुआ था आपका 1861 में। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 2, 1, 3। आगे 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है तमिलनाडु में। लौटते हुए मानसून जो कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के तट पर सर्दियों में भारी बारिश होती है। ठंडी के मौसम में तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के कारण बारिश होती है। अब दोस्तों बढ़ेंगे सॉरी अब दोस्तों बढ़ेंगे आपका जो सेकेंड शिफ्ट में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आए हैं 30 क्वेश्चन, अब उसको देख लेते हैं फटाफट। तो आपका 6 दिसंबर को 2 पार्ट में पेपर हुआ था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे जीएस को वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब सेकेंड शिफ्ट में जीएस के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि प्रकाशीय घटना यानी कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों का जो टिमटिमाना होता है यह आपका वायुमंडलीय अपवर्तन यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका ट्विंकलिंग जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, वायुमंडल की अलग अलग घनत्व वाली परतों से गुजरने पर प्रकाश का जो मार्ग है वो बार बार बदलता है और इसी के कारण जो है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारे जो है वो टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म दशक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो गलत जोड़ा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2001 से 2011 के बीच में 19.5 का, क्योंकि 2001 से 2011 में भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7% था, न कि 19.5। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही गलत मिलान है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? तो ये किया गया था आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिहार ने ये आगामी खेलों की मेजबानी की दावेदारी की है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 5वां प्रश्न है कि 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब आयोजित किया गया था?
तो ये 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है ये 13 जून 2025, 2 से लेकर के 13 जून 2025, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे छठवां प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव जो रखी थी वह आपका अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में, कब? 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत करके पुर्तगाली शक्ति को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, केंचुओं की मदद से तैयार खाद को क्या कहता है? केंचुओं की मदद से जो खाद बनता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद। अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न पूछा गया है कि जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों का सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर के सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित करिए। नीला, हरा, पीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी। तो यहाँ जो है अगर हम देखेंगे तो आपका लाल और नारंगी जो रंग है वो सबसे कम मुड़ता है और बैगनी और नीला सबसे ज्यादा मुड़ता है। इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 3 2 1, ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। अगला 9वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? तो ये है आपका अनुच्छेद 17, छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत करने का उल्लेख दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? तो सिक्कों पर आकृति जो है वो जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर जो है वो चित्रकला का प्रेमी था और उसने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए सिक्कों पर अपनी तस्वीरें छपवाई थी। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो सूरीनाम जो है 25 के लिए 2025 में सूरीनाम जो देश है उसको आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 12वां कि नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? तो नील नदी जो है वो चाड, ऑप्शन नंबर बी। नील नदी मुख्य रूप से युगांडा, इथियोपिया, सूडान और मिस्र से होकर बहती है, लेकिन चाड में ये नदी प्रवेश नहीं करती है। अगला है आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आकाश जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन, वातावरण के जो कण होते हैं वो नीले रंग यानी कि कम तरंग दैर्घ्य को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं, इसी वजह से जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात के खेड़ा किसान संग्रह या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसमें हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी। तकनीकी रूप से गांधी जी नेता थे, लेकिन जमीनी स्तर पर सरदार पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो परीक्षा में गांधी जी को ज्यादा जो है प्राथमिकता दी जाती है, तो ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15वां, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको हल करेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16वां प्रश्न है कि भारत में उड़ीसा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कालाहांडी जो है उड़ीसा ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बॉक्साइट करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न पूछा गया कि मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो ये आपका निकलता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला 18वां प्रश्न है कि 2.5% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? तो 2.5 का भिन्नात्मक रूप जैसे अगर आप करेंगे तो 2.5 बटे क्या हो जाएगा 100, यानी कि 25/100, तो ये क्या हो जाएगा 1/40, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? गांधी सागर बांध का जो हुआ है वो चंबल नदी पे हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यह कहाँ है? चंबल नदी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। अगला, संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत 5 साल पर एक बार जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है आपका एक्वेरियम, यानी कि मछली का तालाब। अगला 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा इन्हें कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का आरंभ। तो यहाँ जो है आपका हरित क्रांति जो हुआ था वो हुआ था आपका 1966-67 में। 1966-67 में हुआ था हरित क्रांति। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1969 में। और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था आपका 1971 में। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3-2-1। 23वां प्रश्न है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र केवीके कहाँ स्वीकृत किया गया था? तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में किया गया था 1974 में, पहला कृषि विज्ञान केंद्र केवीके। अगला 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम को सही सुमेलित नहीं किया है? तो यहाँ आपका बीएससी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीएससी बेस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया नहीं है। बीएससी का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बीएससी का जो नाम है वही आपका गलत नाम है। अगला क्वेश्चन है 25वां कि सूची 1 में जनजाति दी गई है और सूची 2 में राज्यों के नाम दिए गए हैं कि कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, वो आपको मिलान करना है। तो यहाँ 25 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि आपके किन्नर जो है, किन्नर कहाँ के हैं? तो किन्नर जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। बकरवाल कहाँ के हैं? बकरवाल आपके जम्मू कश्मीर के हैं, बकरवाल जम्मू कश्मीर के हैं। लुसाई कहाँ के हैं? तो ये मिजोरम के हैं। और चेंचू आपके दक्षिण भारत यानी कर्नाटक के हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे 26वां प्रश्न है कि किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, किसी भी विधेयक को वो धन विधेयक है या नहीं है। 27वां प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे है, प्रथम स्थान पे है। अगला 28वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो भारत के महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह क्या है? अटॉर्नी जनरल जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो क्या होते हैं? यह भारत सरकार के एक मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, भारत के महान्यायवादी। अगला 29वां प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 में आपको ग्रंथ दिए गए हैं और उसके बाद सूची 2 में आपके उनके वर्णित विषय दिए गए हैं कि कौन से ग्रंथ में कौन सा सूत्र है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। अर्थात कल्पसूत्र जो है वह आपका, कल्पसूत्र कहाँ है? कल्पसूत्र आपका जैन इतिहास में है। भगवती सूत्र किस में है? भगवती सूत्र आपका महावीर का जीवन। निकाय किस में है? निकाय में आपका बौद्ध सिद्धांत है। और आचारांग सूत्र में क्या है? जैन के नियम है। तो ऑप्शन में आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 30वां और आखिरी प्रश्न होगा, एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से
72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की आरंभिक गति क्या थी? तो यहाँ दोस्तों इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ मान लीजिए कि इसकी जो स्पीड है वो एस बराबर आप मान लीजिए 72/यस, उसकी गति निकालनी है ना कार की आरंभिक। अब यहाँ पे आप जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72/s प्लस 10। जब इसको आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36/60। और जब इसको आप इस समीकरण को जब हल करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आपके जो यूपी एलटी ग्रेड के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी 6 दिसंबर 2025 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 उन दोनों में 30-30 प्रश्न जो पूछे गए थे, टोटल 60 प्रश्न पूछे गए थे आपके जीएस के। उन सभी 60 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में उसके राइट आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने समझा है और देखा है। बाकी 7 तारीख का जो आपका पेपर हुआ है उसको हम लोग कल देखते हैं, उसके पूरे एक्सप्लेनेशन और उसके ऑफिशियल तरीके से जो भी आंसर की मैं बताऊंगा पूरा सटीक ही बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करके भी हम बताते चल रहे हैं, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।